आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ आर वेव के बारे में। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है क्यू वेव के बाद वो आर वेव है। आर वेव सबसे लंबा होता है, इसी ग्राफ अगर आप देखें तो सबसे लंबा होता है आर वेव, टॉल एंड पीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आर वेव है ये इतना लंबा क्यों होता है। सभी वेव में ये सबसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट क्यों होता है? तो उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो आर वेव है ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स की मेन मास के डिपोलाइजेशन को। हमें पता है कि हार्ट के जो नीचे के दो चैम्बर वेंट्रिकल्स हैं, यही मेन जो मास है हार्ट का, इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं की हिस्सेदारी है। इनका परसेंटेज जो है मास का सबसे ज़्यादा होता है। और जब ये डिपोलराइज होते हैं, नीचे के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आर वेव बनता है। क्योंकि दोनों बड़े चैम्बर हैं और इनकी दीवारें काफ़ी मोटी हैं, मायोमेट्रियम या कार्डियक मसल की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है नीचे। तो जब नीचे का चैम्बर, दोनों वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं तो आर वेव बनता है। आर वेव यही दर्शाता है ना। एबनॉर्मली हाई एंड टॉल एंड पीक जो आर वेव ईसीजी ग्राफ में अगर हमें नज़र आएगा, एबनॉर्मली हाई बहुत लंबा, तो ये बताता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को, है ना। हाइपरट्रॉफी क्या? सेल की संख्या बढ़ जाना, सेल की संख्या में वृद्धि हो जाना। तो जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, तो जितना बड़ा चैम्बर होगा उतना लंबा आर वेव होगा। वेंट्रिकल्स जितना बड़ा होगा, जितना हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकल्स की होगी, जितनी संख्या में मायोकार्डियम जो है बन जाएंगे, तो उतना ही लंबा आर वेव होगा। ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं, नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं, तो हमें ईसीजी ग्राफ में आर वेव भी लंबा नज़र आता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं या हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ईसीजी ग्राफ में जो आर वेव है, सबकी हाइट जो है क्या होती है? वेरिएबल होती है, एक समान नहीं होती। अलग अलग हाइट के आर वेव मिलते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये प्रीकॉर्डियल लीड हैं, यूनिपोलर लीड हैं, ये चेस्ट लीड हैं। तो जब आप V1 और V6 में के दरमियान आर वेव को देखेंगे तो सबकी हाइट जो है अलग अलग मिलेगी आपको। ठीक है। सबसे जो प्रीकॉर्डियल लीड में सबसे लंबा आर वेव हमें V5 और V6 में मिलता है। ठीक है। तो ये यूजुअली क्या है, अक्सर ये लेस दैन 27 mm रहते हैं इन लीड V5 एंड V6 में। लेकिन V5 वाला जो आर वेव है वो V6 की तुलना में ज़्यादा लंबा होता है। आप देख सकते हैं फोटो में, V5 का आर वेव काफ़ी लंबा है, यहाँ तक है। इसका एम्पलीट्यूड बेस लाइन से यहाँ तक है, इसका एम्पलीट्यूड बेस लाइन से यहाँ तक है। तो जब आप इसको नापेंगे, है ना, तो 5 वाला आर वेव 6 वाले आर वेव की तुलना में बड़ा नज़र आएगा। द आर वेव इन लीड V6 इज़ ऑफन स्मॉलर दैन आर वेव इन V5। क्योंकि ये जो V6 है, इलेक्ट्रोड है, लीड क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये दूर होता है, ये आगे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के। जब आप प्रीकॉर्डियल लीड्स को देखेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, फिर 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 एक यहाँ, ऐसे करके होता है। तो जो V6 है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे आर वेव का प्रोग्रेशन, आर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं नज़र आता। क्योंकि V5 ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए आर वेव का प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है V6 की तुलना में। दो आर वेव की दूरी को आर इंटरवल कहते हैं। आर इंटरवल। इस आर इंटरवल की माध्यम से हम
हार्ट रेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे और उसको हम लोग कैलकुलेट करके हार्ट बीट निकाल लेते हैं 6 सेकेंड मेथड और 300 मेथड से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर वेव में हम लोगों ने आज जाना कि जो आर वेव है वो क्यू वेव के बाद आती है, एस वेव के पहले है। क्यू वेव के बाद पहला अपवर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो आर वेव है, और आर वेव के बाद, आर वेव यहाँ ख़त्म बेस लाइन के पास, उसके बाद निगेटिव डिफ्लेक्शन एस वेव है। इसीलिए हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तीनों वेव को मिला के कॉम्प्लेक्स बनता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे बड़ी वेव है आर वेव, क्योंकि आर वेव हमें बताती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मेन मास जो है ना, जो वेंट्रिकल्स की जो मास है, जो क्या कहते हैं, मसल है, तो लगभग मसल के डिपोलराइजेशन को, लगभग मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है आर वेव। आर वेव बन रहा है मतलब वेंट्रिकल्स का अक्सर हिस्सा, अक्सर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब इस पिक्चर को देखिए, यह है रिलैक्स हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिलैक्स है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल्स का अक्सर हिस्सा, मेन मास जो है वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हमें आर वेव मिल जाता है। तो आर वेव जो ज़्यादातर हिस्सा है, ज़्यादातर जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसको बताता है। तो यहाँ से लेकर के, बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक आर वेव की एम्पलीट्यूड है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ड्यूरेशन है, टाइम है। तो जितनी भी लीड्स हैं, अगर उसमें आर वेव का एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे आप तो लेस देन 27 mm ही मिलेगा। अगर एबनॉर्मली बड़ा हुआ है तो हाइपरट्रॉफी को बताएगा। इसमें 5, 10, 15, 20 है, इसमें 5, 10, 15 और इधर आधा, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 1, 2, 3, 4, 1 स्मॉल बॉक्स 1 mm। तो 5, एक में 5 होते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 20 mm, ठीक है। V1 में सबसे छोटा प्रोग्रेशन होता है आर वेव का, छोटा है, उसके बाद बढ़ता है ऊपर की तरफ, हाइट बढ़ती है। V2 में फिर भीतरी में और थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर V4 में और लंबा हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है V5, फिर V6। इस फोटो में देखिए, प्रीकॉर्डियल एक्सिस आर वेव प्रोग्रेशन क्लॉक। ये लीड V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, V6 है। तो देयर आर 6 प्रीकॉर्डियल लीड्स। चेस्ट लीड्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो अगर आप नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन देखेंगे, प्रोग्रेशन मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, तो देखिए V1 में छोटा सा है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया V2 में, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया, अब लगातार बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक। इसमें क्या है, और बढ़ गया, चौथे में V4 में, V5 में और बढ़ गया, V5 है, और V5 की तुलना में V6 छोटा है। तो नॉर्मल जो आर वेव प्रोग्रेशन है वो बढ़ते हुए क्रम में है 5 तक, उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है। क्यों जाता है?
क्योंकि जो ये V6 है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर है, आगे है, फर्दर है ना, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड उतना मिल नहीं पाता V6 को, इसलिए V5 की तुलना में V6 छोटा रह जाता है। इंटरफेयर करता होगा सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारा चेस्ट वॉल वगैरह जो है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उतना एम्पलीट्यूड बनने नहीं देता है। 5 तक बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, प्रोग्रेशन है बढ़ते हुए क्रम में, और 5 के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ, चूँकि V6 दूर है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के एपेक्स से दूर हो जाता है, लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर से। तो ये आप लोगों ने ये जान ही लिया है कि ये एम्पलीट्यूड है, ये हाइट है आर वेव की, ठीक, और इसकी चौड़ाई लेस देन 40 मिलीसेकेंड्स रहती है। 1 स्मॉल बॉक्स के आसपास या उससे कम रहता है, लेस देन या बराबर 40 मिलीसेकेंड्स के आसपास विथ रहती है इसकी आर वेव की, है ना, लेस देन या बराबर 40 मिलीसेकेंड्स। पतला सा रहता है ऐसे, देखिए फ़ोटो में पतला सा है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, स्मॉल बॉक्स, छोटे से स्मॉल बॉक्स के बराबर रहता है। तो जब बहुत जल्दी आर वेव का प्रोग्रेशन होने लगता है, बहुत जल्दी ये इसकी एम्पलीट्यूड में वृद्धि होने लगती है, तो इसको अर्ली आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। नॉर्मल को तो नॉर्मल कहेंगे, आराम आराम से बढ़ रहा है, और जब लेट होता है, यहाँ पे भी हल्का सा बना, फिर बहुत ज़्यादा नहीं उठा, फिर बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर की तरफ गया, बहुत ज़्यादा नहीं गया, तो इसको हम लेट कहते हैं, लेट आर वेव प्रोग्रेशन, ठीक है। इसी लेट को हम लोग पुअर आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं, पुअर। अक्सर आप लोगों ने ईसीजी ग्राफ में पुअर आर वेव प्रोग्रेशन देखते हैं, ठीक है, मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड थी वो बढ़ी नहीं, आर वेव की एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ी नहीं, बहुत कम ही रहा, तो इसको हम लेट या पुअर आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। तो क्लिनिकली यही इम्पॉर्टेंट है, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, और कुछ कॉज होते हैं पुअर आर वेव के, ठीक, जैसे प्रियर एंटेरोसेप्टल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ना, तो ये मेन कॉज हैं लेट और पुअर आर वेव प्रोग्रेशन के। ईसीजी ग्राफ में अक्सर ईसीजी स्ट्रिप में मैंने देखा है काफ़ी मरीज़ का जो है वो पुअर आर वेव प्रोग्रेशन होता है, तो कभी कभी तो क्लिनिकली पेशेंट जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन पुअर आर वेव प्रोग्रेशन लिख कर आता है, तो फिर उसको दोबारा रिपीट ईसीजी करने पे नॉर्मल हो जाता है, कोई टेक्निकल एरर की वजह से या जो है पोजीशनिंग सही से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आ जाता है। लेकिन जो आपको ईसीजी स्ट्रिप में अगर इस तरह का वाकई में 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद भी आता है, तो आपको जो है वो क्लिनिकली सोचना पड़ेगा कि पेशेंट को कोरिलेट क्लिनिकली करना पड़ेगा।